गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लासेस में विनायक स्कूल की ओर से आप सबका स्वागत है। आज हम पाठ 2 लहासा की ओर, जिसके लेखक राहुल सांकृत्यायन हैं, उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। लेखक परिचय को हम देखेंगे। लेखक परिचय में हम राहुल जी का जन्म 1893 ईस्वी में आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। आजमगढ़ जिला के गांव है जिनका ननिहाल गांव पंदहा गांव आजमगढ़ जिले में है, उत्तर प्रदेश में। इनका पैतृक गांव कनेला, क्या है? कनेला। और राहुल जी का जो मूल नाम है वो है केदार पांडे। इनका मूल नाम केदार पांडे था। 1930 में ये श्रीलंका गए और श्रीलंका जाकर इन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। बौद्ध धर्म को ग्रहण करने के पश्चात इनका नाम राहुल सांकृत्यायन पड़ा। इन्हें अनेक भाषाओं का ज्ञान था। पाली भाषा, प्राकृत भाषा, अपभ्रंश भाषा, तिब्बती भाषा, चीनी भाषा, जापानी भाषा, रूसी भाषा, अनेक भाषाओं का ज्ञान था राहुल जी को। इन्होंने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, जीवनियां आदि कई जो है विधाओं का सृजन किया। हम राहुल जी की अगर कृतियों को देखें तो इनकी जो कृतियां हैं, मेरी जीवन यात्रा, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र आदि इनकी जो प्रमुख कृतियां रही है। इस तरह से हम राहुल जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल की है। हम गहराई से जो इनके बारे में जानकारी हासिल अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पेज नंबर 23 पर देखें। पेज नंबर 23 पे राहुल सांकृत्यायन पाठ है। राहुल सांकृत्यायन का जन्म 1893 ईस्वी में उनके ननिहाल गांव पंदहा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका पैतृक गांव कनेला था। उनका मूल नाम केदार पांडे था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। प्रारंभिक शिक्षा इनकी काशी में हुई, उसके बाद में उन्होंने जो शिक्षा है आगरा और लाहौर से प्राप्त की। 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। उन्हें महापंडित कहा जाता है। कई भाषाओं का जानकार होने के कारण उन्हें क्या करता है? महापंडित कहा जाता है। सन 1963 में उनका देहांत हुआ। उनका देहांत कब हुआ? 1963 में उनका देहांत हुआ। राहुल सांकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, जीवन वृत्तांत, आलोचना शोध आदि अनेक जो विधाओं का साहित्य सृजन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। मेरी जीवन यात्रा जो 6 भाग में है, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र उनकी प्रमुख कृतियां है। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग कितनी है? 150 है।
दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास पे आधारित जो इनकी जो पुस्तकें लिखी हुई है बच्चों, कितनी पुस्तकें हैं? 150 पुस्तकें हैं। और कृतियां कौन कौन सी इनकी? मेरी जीवन यात्रा, दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र। राहुल जी ने बहुत सी लुप्त प्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया। यात्रा व्रत लेखन में राहुल जी का स्थान जो है अन्यतम है, बहुत ऊंचा है, श्रेष्ठ है। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा और उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बनाया। उनकी जो लेखन है, यात्रा व्रत लेखन, वो घुमक्कड़ी यानी घूम घूम कर यात्राएं कर 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 उसका जो उन्हें ज्ञान हुआ, जो अनुभव हुआ, उसका यात्रा व्रत जो है लिखा है, लेखन लिखा है। तो इन्होंने जो है 1930 में नेपाल के रास्ते से तिब्बत की राजधानी ल्हासा की इन्होंने यात्रा की थी और उसका यात्रा वृतांत जो अपने अनुभव के अनुसार लिखा है वह है हमारी ल्हासा की ओर पाठ। मनोरंजन, ज्ञानवर्धन, अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहां के जनजीवन का सुंदर जो है वहां की जो जनजीवन है उसकी सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। इस तरह से हम राहुल सांपत्यायन के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। संकलित अंश जो राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है। राहुल जी ने जब प्रथम तिब्बत यात्रा की थी तो उसके अपने अनुभव के अनुसार उसका यात्रा वृत्तांत लिखा, जो उन्होंने सन 1929-30 में नेपाल के रास्ते से ही यात्रा की। उस समय भारतीयों को तिब्बत जाने की अनुमति नहीं थी, तो राहुल जी ने जो यात्रा की एक भिखारी के छद्म भेष में की, भिखारी बनकर गए थे, इसलिए उन्होंने ये यात्रा एक भिखमंगे के छद्म भेष में की थी। इसमें तिब्बत की यात्रा, तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन है। बहुत ही रोचक शैली में किया गया है। इस यात्रा वृतांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है कि उस समय तिब्बत का जो समाज है वो किस प्रकार का था। इस प्रकार से हम राहुल सांपत्यायन के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। लेखक परिचय से हमें करीब 5-6 प्रश्न छोटे बनेंगे, वो तैयार भी करने हैं। अब है अपना पाठ प्रारंभ ल्हासा की ओर। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। ल्हासा जाना है तो यहाँ से नेपाल, नेपाल से फिर तिब्बत जाएंगे तो फिर ल्हासा पहुंच पाएंगे। फरीकलिकोट का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की भी चीजें इसी रास्ते से तिब्बत जाया करती थी। ये व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था। ये रास्ता जो था नेपाल से होकर तिब्बत जाने का, ये व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था। इसीलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए थे। जगह जगह पर थोड़ी दूरी पर फौजी चौकी होती है, चौकी बनी हुई थी और किले बने हुए थे, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहां घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। कौन सा किला है? चीनी किला। हम वहां चाय पीने के लिए ठहरे। चीनी किले पे क्या है? चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें थी, क्योंकि तिब्बत जाने की अनुमति नहीं थी भारतीयों को। तिब्बत की यात्रा करने के लिए काफी तकलीफ देखनी पड़ती थी भारतीयों को, और कुछ आराम की बातें भी। वहां जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है। वहां पे इस प्रकार की जो प्रथाएं जो हमारे देश में व्याप्त है, जो जिन प्रथाओं को हम अच्छा नहीं मानते हैं, छुआछूत है, जाति पाति की प्रथाएं, वो वहां नहीं है। और न
औरतें पर्दा ही करती है ना, औरतें वहां पे पर्दा करती है। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को, बहुत नीचे स्तर के जो होते हैं निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते। नहीं तो आप किसी के भी घर में जाकर, बिल्कुल आप किसी के घर के भीतर चले जा सकते हैं, घर जाकर, चाहे आप बिल्कुल अपरिचित भी हैं, फिर भी आप तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। वह आपके लिए उसे पका देगी। आप कहेंगे घर में अपरिचित भी उनके घर में घुस सकते हैं, जाके कह सकते हैं कि मुझे चाय बनाकर दे दीजिए, तो आपको वहां पर चाय बनाकर पिला सकते हैं। एक निम्न स्तर के जो भिखमंगे हैं बस उनको ही घर में नहीं घुसने देते। वह आपके लिए उसे पका देगी, मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वह चाय डोडी में कूट कर उसे दूध वाली चाय रंग की बना के मिट्टी के टोडीदार बर्तन, मिट्टी के जो बर्तन होते हैं जिसे हम सिकोरा बोलते हैं, में रख के आपको दे देगी। अब वहां पर चाय जो बनती है वो मीठी नहीं बनती, कैसी बनती है बेटे? नमकीन बनती है। वो चाय बनाएंगे, उसमें सोडा और नमक डालेंगे। क्या डालेंगे? सोडा और नमक डालेंगे और नमकीन चाय बनाकर आपको मिट्टी के बर्तन में दे देंगे। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है तो आपको डर की सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा। तो आप खुद जाकर चोरी में जाए मत कर ला सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि मैंने इनको चाय बनाने के लिए दिया है और ये पूरा मक्खन है, वहां पे चाय जो बनती है उसमें अपन तो मलाई नहीं डालते, वो क्या करते हैं मलाई डालकर चाय बनाते हैं और नमकीन चाय बनाते हैं सोडा और नमक डालकर। तो अगर ऐसा भय है कि पूरा जो दूध की मलाई है मक्खन नहीं डालेंगे, तो आप स्वयं भी जाकर चूल्हे के पास जाकर जो अपनी चाय बनाकर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की जरूरत होती है। ऊपर से क्या करते हैं वो लोग, जो मलाई होती है उसको फेंटते हैं तो वो मक्खन की तरह बन जाती है और फिर उसको चाय के ऊपर डालते हैं। परित्यक्त चीनी किले में जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। हमने वह दोनों चीटें उसे दे दी। एक आदमी, हम जब किले के से जब चलने लगे तो एक आदमी जो है राहदारी मांगने आया और हमने क्या किया कि उसको 2 चीटें दे दी, जो हमारे पास 2 चीट बनी हुई थी। शायद उसी दिन हम दौड़ला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए थे। अब इसका जो जहां तिब्बत की यात्रा कर रहे हैं उसका पहला गांव कौन सा है? थोड़ला। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे। सुमति कौन है बेटे? लेखक का दोस्त है। सुमति के जान पहचान के आदमी थे थोड़ला में और भीख मंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। और हम ठहरे भीख मंगे बनकर आए हैं रास्ते में, भीख मंगे के रूप में, भीख मंगे के छद्म रूप में, तो हमें अच्छी जगह ठहरने के लिए वैसे मिलने वाली भी थी और सुमति के जानकार थे तो भीख मंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे, फिर वापस 5 साल बाद हम वापस आए तब इसी रास्ते से लौटे और भीख मंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए। 5 साल बाद हम आए इसी रास्ते से, तो किस वेश में आए? भद्र वेश में आए और घोड़ों पर सवार होकर आए। पहले कैसे थे? पैदल सवार थे। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी। भीख मंगे के वेश में थे तो भी हमें रहने की जगह मिल गई, लेकिन 5 साल बाद वापस आए तो किसी ने घोड़ों पे सवार थे फिर भी रहने की जगह नहीं मिली और हम गांव के एक सबसे करीब झोपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है। खासकर शाम के वक्त छड़ पीकर बहुत कम लोग होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। वहां पे ठंड अधिक रहती है तो वहां के लोग शाम को लगभग 6 बजे 7 बजे करीब छड़ जो एक नशीला पदार्थ है उसको पीकर वहां के लोग बहुत कम लोग हैं जो होश हवास में रहते हैं, बाकी होश हवास को दुरुस्त रखते हैं, अपने जो है नशे में मदमस्त रहते हैं। अब हम विकट डांडा घोड़ला पार करना था। पहला गांव था थोड़ला। कौन सा गांव था बेटे? थोड़ला गांव था और थोड़ले गांव से हम दूसरे गांव जाने वाले थे। तो
उस गांव को पार कर डांडा पहुंचना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। थोड़ला को पार कर कहां पहुंचना था? डांडा। और डांडा जो स्थान है तिब्बत का, वो सबसे खतरनाक जो है एरिया है। यहाँ पर पहाड़ों में डाकू छिपे रहते हैं। कौन छिपे रहते हैं? डाकू छिपे रहते हैं। अब वहां पे हथियार का कानून नहीं है, तो रास्ते में आने जाने वालों को कोई भी किसी को मार सकता है। सभी वहां पे जो है पिस्तौल लेकर घूमते हैं। तो ऐसी स्थिति में लेखक को डर था कि हमें कोई मार न दे, तो भिखारी के वेश में है। अब जो रास्ते में वहां किसी के पास सामान वगैरह है, खजाना सब वहां पे लूट लिया जाता है। अगर वो नहीं देते हैं तो उन्हें जान से भी मार दिया जाता है। तो यहाँ से जब थोड़ी दूर मुड़ेंगे तो लेखक क्या करेंगे, वहां पर उन्हें जब रोका जाएगा तो भिखारी के वेश में है, कटोरा आगे कर देंगे और कहेंगे कि उल्टा क्या करेंगे, उन डाकुओं से एक एक रुपया मांगने लगेंगे। तो उनको लूटने का जो डर नहीं है। इस तरह से जो है दुर्गम रास्ते को पार करते हुए लेखक अपने लहासा, जो मंजिल है लहासा, वहां पहुंच पाएंगे। इस तरह से हम लेखक परिचय और इसका लहासा की ओर का जो पाठ है उसका एक पेज हमने तैयार किया। अब मैं आपको गृह कार्य दूंगी। प्रश्न संख्या 1, राहुल जी का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ? प्रश्न संख्या 2, राहुल जी का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ? मूल नाम क्या था? राहुल सामित्यायन का जो मूल नाम है वो क्या था? प्रश्न संख्या 3, राहुल जी की प्रमुख कृतियां कौन कौन सी? प्रश्न संख्या 4, राहुल जी को किन किन भाषाओं का ज्ञान था? राहुल जी को कई भाषाओं का ज्ञान था। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी, है ना। 5वां प्रश्न, राहुल सामित्यायन का देहांत कब हुआ? इस तरह से आपके ये 5 प्रश्न हुए। राहुल सामित्यायन जी का देहांत 1963 में हुआ। ये 5 प्रश्न आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में करने हैं। थैंक यू।